लेक्चर नंबर 11 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ये अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जाता है। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, लेकिन इससे पहले ये डायग्राम आपने तैयार करनी है। जैसे एक एटम है, अगर उसको हम स्फेरिकल कंसिडर करें तो उसका ये ऑर्बिट बना दिया गया एक। तो मैं आपसे कहता हूँ Z इसमें क्या है, ये Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। Z एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है और E पॉजिटिव क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो ZE पॉजिटिव को ओवरऑल क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। ZE पॉजिटिव को न्यूक्लियर चार्ज, Z को अलग से पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और E पॉजिटिव को चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसको कंबाइन पढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाया गया है और ये m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, न्यूक्लियस के दरमियान और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस को मैंने r से डिनोट किया है। r क्या है जी, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। r रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। अब एक वो फोर्स है जो इसे अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो एक वो फोर्स होती है जो उसे अंदर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और कूलम्स लॉ के मुताबिक वो फोर्स है ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसी तरीके से एक वो फोर्स है जो बाहर की तरफ जो है इसको खींच रही है, क्योंकि दोनों फोर्सेस इस वक्त बराबर हैं, तो उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो है हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r। अब हम इसको ज़रा देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ डेरिवेशन में अगर देखें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हमने पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर हम देखें तो हम जब मैट्रिक में थे तो हमें एक Q1 चार्ज होता था, Q2 चार्ज होता था, उनके दरमियान डिस्टेंस होता था और फिर कूलम लॉ लगाते थे तो हम कहते थे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है। और फिर कांस्टेंट लगा देते थे कि उसकी वैल्यू पुट करते थे। तो यहाँ पे भी वही है, Q1 की जगह आप समझ लें ZE पॉजिटिव है आ गया और Q2 की जगह E नेगेटिव आ गया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर मैं कूलम्स लॉ इस पे अप्लाई करूँ तो मेरे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जो पहला चीज़ है आपके पास E पॉजिटिव, ZE पॉजिटिव इनटू, अब आपको पता है कि ये Q1 है तो ये इसको Q2 अगर हम कंसिडर करें तो E नेगेटिव ओवर r स्क्वायर। ये वही फार्मूला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ Q1 की जगह ZE पॉजिटिव मेरे पास मौजूद है एक चार्ज और दूसरा है E नेगेटिव, तो कूलम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इसमें से प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूँ तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट K लगा देंगे। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ZE स्क्वायर ओवर r स्क्वायर हो जाएगा। जो इसमें कांस्टेंट है K, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है वो हमें याद रखनी है और वो है हमारे पास 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं तो F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। इस सारे को आप सॉल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू आ जाता है ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो वही है आपके पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी आप कहते हैं, ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ के मुताबिक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे जब हम पहुँच गए तो इस जगह पे हमें ये तो पता है कि Z एटॉमिक नंबर है, E हमारे पास चार्ज है, अच्छा जो पाई है कांस्टेंट वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमें पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। इसको मुख्तलिफ, इसको वैक्यूम परमिटिविटी भी कहते हैं, इसको परमिटिविटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हमारे पास ये परमिटिविटी कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें याद रखनी है और वो हमारे पास है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जौल पर मीटर, कूलम स्क्वायर पर जौल पर मीटर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। इसको परमिटिविटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको वैक्यूम परमिटिविटी भी बोला जाता है।
अब हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी। तो ड्यूरिंग रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग के दौरान सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो mv² जो है वो इक्वल हो जाएगा Ze²/4πε0r²। ये हमारे पास है। अब इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये r जो है इस r के स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसको जब उधर लेके जाओगे तो ये ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाता है। इसके बाद अगर देखें तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसे बन जाती है, mv² इक्वल हो जाएगा Ze²/4πε0r। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल रही है, जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में मौजूद है जिसका रेडियस कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी। जितने न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो हमें पता है कि रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, क्योंकि उसका रेडियस कम होता है तो इसकी वेलोसिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम इस वेलोसिटी को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने रेडियस की डेरिवेशन करनी है। तो इस जगह पे हम वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एक पोस्टुलेट हमने पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। एक पोस्टुलेट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, और वो था एंगुलर मोमेंटम के बारे में, mvr इज इक्वल टू nh/2π। अगर यहाँ से मैं v निकाल लूँ, यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो v को यहाँ से निकालते हैं तो v इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा nh/2π, साथ आ जाएगा m और साथ ही r। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के साथ स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी आप इसका स्क्वायर यहीं पे ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू n² h² 4 हो जाएगा, π² m² और r² हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v² इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v² इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो ये मेरे पास आ जाएगा m। अच्छा, v² की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा n² h² 4 π² m² r² इक्वल टू, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी और वो हमारे पास है Ze²/4πε0r। ये वैल्यू ऐसे ही आ गई। अब इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है उनको आपस में क्रॉस कर दें, तो आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर r का रेडियस का इस रेडियस से कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा ये मास इसके मास से कैंसिल हो रहा है, और ये 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो रहा है, और पाई का स्क्वायर इससे कैंसिल हो रहा है। और कोई चीज़ नहीं तो इस वक्त हम r जो है ये है इसको उधर ले जाते हैं, तो r इज इक्वल टू तो मेरे पास रह जाएगा n² h² और ये ऊपर आ जाएगा ε0, ये इधर आ जाएगा n² h² ε0, फिर आ जाएगा पाई
m, क्योंकि ये पाई रह जाएगा, m रह जाएगा, और ये इधर आ जाएगा z e स्क्वायर। किया क्या है इसमें, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें ये किया है कि जो हमारे पास ये रेडियस है उसको इधर ले गए, बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड पे ले आए। अब इसमें हमारे पास r जो है वो इक्वल हो जाएगा n स्क्वायर, ज़रा वेरिएबल को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ओवर z। n जो है नंबर ऑफ शेल को डिनोट करता है, z एटॉमिक नंबर है, और बाकी जो कांस्टेंट है उसको एक जगह इकट्ठा कर दें। अब हमारे पास h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा जी पाई m e स्क्वायर। अब इस पूरे कांस्टेंट को a नॉट b कहा जाता है, स्मॉल a नॉट b बोला जाता है, तो इसलिए r इज इक्वल टू n स्क्वायर z, और इस पूरे कांस्टेंट को मैं a नॉट कह रहा हूँ। दैट इज करके मैं लिख रहा हूँ कि a नॉट जो इक्वल है ये हमारे पास h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई m e स्क्वायर के बराबर है। अब हम इस a नॉट की वैल्यू पुट करते हैं। a नॉट की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब हम इसमें a नॉट जो हमारे पास है इसकी वैल्यू हमारे पास है, यानी a नॉट जो इक्वल होता है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की इक्वल होता है। यानी आप समझ लें ये पूरा कांस्टेंट h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर, इस सारे की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास है, और ये हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अब इसी तरीके से इसको आपको पता है 10⁻⁻10 1 एंगस्ट्रॉन्ग की इक्वल होता है, तो 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये r आपके पास बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग, ये बन जाएगा। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर मुझे यहाँ हीलियम आयन दिया जाए He पॉजिटिव, यानी ये आयन दे दिया जाए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस जगह पे z की जगह 2 पुट होगा। इसी तरीके से मुझे पेपर में अगर Li पॉजिटिव 2 का रेडियस पूछा जाए तो ये भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, एक है, इसलिए बोर एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन हो सकता है। तो मुझे इसका एटॉमिक नंबर 3 यहाँ z की जगह 3 पुट करना होगा। तो हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3, हाइड्रोजन के लिए 1। हमारी बुक में ये डेरिवेशन हाइड्रोजन के लिए है, इसलिए मैं 1 पुट कर रहा हूँ। अब हमारे पास r इज इक्वल टू, अगर इसी का 1 पुट हो जाएगा तो n स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मुख्तलिफ ऑर्बिट के रेडियस निकाल लेते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन तकरीबन ये कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके अंदर से आगे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, मुख्तलिफ ऑर्बिट की रेडियस निकालते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ n इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट शेल है, तो r1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसकी जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो आंसर आपके पास 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग आ जाता है। इसी तरीके से अब आप अगर देखें तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक एटलीस्ट आप इसको निकाल लें। तो अगर हम इसमें आते हैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो हमें पता है n इज इक्वल टू 2 होगा सेकेंड ऑर्बिट, उसका रेडियस r2 कहलाएगा, और n स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा। n जो है वो शेल नंबर को बताता है, तो इसलिए 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 2.11 एंगस्ट्रॉन्ग आंसर आएगा। n इज इक्वल टू 3 होगा, r3 थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा, और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 3 इधर आ जाएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। इसको सॉल्व करेंगे 4.75 एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 4 होगा, r4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। इससे ये बनेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8.4 एंगस्ट्रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो जो हमारे पास ऑर्बिट का रेडियस है वो इंक्रीज होता जा रहा है।
यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो देखो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कम है, सेकंड का उससे ज़्यादा है, थर्ड का और ज़्यादा है, फोर्थ का और ज़्यादा है। न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, ऑर्बिट का रेडियस बढ़ता जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ आप डिफरेंस निकालें तो आप देखेंगे R2 में से अगर मैं R1 माइनस कर दूँ, ये R2 है आपके पास, इसमें से अगर मैं R1 माइनस कर दूँ इसका आंसर छोटा आएगा। अगर मैं R3 में से R2 माइनस करूँ, R3 में से R2 माइनस कर दूं, इसका आंसर छोटा आएगा अगर मैं R4 में से R3 माइनस करूं, एंड सो ऑन। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चलते जा रहे हैं, ठीक है, रेडियस बढ़ता जा रहा है, उनके दरमियान गैप भी जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, गैप बिटवीन द ऑर्बिट गोज ऑन इंक्रीजिंग, गैप बढ़ते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो हमारे पास सेकंड ऑर्बिट है ये तकरीबन 4 टाइम अवे है न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। इसी तरीके से जो थर्ड ऑर्बिट है वो 9 टाइम दूर है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। इसी तरीके से जो फोर्थ ऑर्बिट है वो 16 टाइम अवे है फ्रॉम द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये हमारे पास रेडियस की डेरिवेशन बच्चों यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसको आप फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, जब आप रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे इसको, तो ये चीज़ तब आपकी क्लियर होगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपने इसको घर में खुद भी ट्राई करना है ताकि आप इसको ड्राइव कर सकें। कहीं पे कोई स्टेप अगर इसमें एक बढ़ाना चाहे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये इस तरह की डेरिवेशन एक और हम एनर्जी की करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।